नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। कुछ दिन पहले हमने सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर विस्तार से चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह पर भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम लोग सिपाही मंगल पांडे के संपूर्ण जीवन पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो कहाँ के मूल निवासी थे, उनका शुरुआती जीवन कैसा था, किस प्रकार से वो और कब ब्रिटिश सेना से जुड़े, और भी उनके संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण चीजें। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मंगल पांडे वो नाम जिनके कारण 1857 की क्रांति शुरू हो सकी, क्योंकि मंगल पांडे ही मेरठ के सिपाहियों के प्रेरणा स्रोत बने थे। जो मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई 1857 को विद्रोह किया ना, तो उनको प्रेरणा कहां से मिली थी? तो इन्हीं मंगल पांडे जी से ही प्रेरणा मिली थी। मंगल पांडे जी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक सिपाही मात्र थे। वो कोई बहुत बड़े सेनापति नहीं थे, कोई बहुत बड़े सैन्य अधिकारी नहीं थे, किसी जमींदारी के वो जमींदार नहीं थे, कहीं के राजा नहीं थे। वो एक छोटे से आम सिपाही थे। जैसे कि उस समय क्या हो रहा था कि हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि किसी समय भारत में व्यापारी बन करके व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसने जो है भारत की राजनैतिक अस्थिरता का फायदा उठा करके यहां के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उसके बाद वो बंगाल की शासक बन जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद वो क्या करती है, भारतीयों का शोषण करना शुरू कर दिया जाता है। जितने भी दस्तकार थे, बुनकर थे, शिल्पकार थे, सबके सब जो है अपना काम धाम छोड़ करके खेती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया था। अब जो किसान थे वो अलग से परेशान, क्योंकि अंग्रेजों ने जो लगान लगाते थे, किसानों से जो टैक्स लेते थे वो बहुत ज्यादा होता था। लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लेकर के आता है, जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता है, और जो किसान है बेचारा, वो जो खेत को जोतता है, खेत का असल मालिक जिसको होना है, वो किसान खेत का किराएदार बन के रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्या लाया जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये सब भी शोषण के करते हैं। मतलब यहां भी जो है शोषण होता है, किसानों का भी बहुत शोषण होता है। तो अधिकतर किसान क्या करने लगते हैं, वो लोग खेती किसानी छोड़ करके मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। जो थोड़े से बलिष्ठ होते हैं वो सेना में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है उस समय भारतीय लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होते थे। उन्हीं में से एक आम भारतीय, एक आम किसान, या फिर कहें एक आम सैनिक थे मंगल पांडे जी। कोई मतलब राजा महाराजा ऐसे कुछ नहीं थे, मात्र एक आम सैनिक थे। तो इनके साथ ऐसा कुछ घटना घटित होता है, इनके साथ ही नहीं हुआ था वो चीज सभी के साथ हो रहा था, सभी भारतीयों के साथ हो रहा था, सभी सैनिकों के साथ हो रहा था, लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था। मंगल पांडे अकेले जो है आवाज उठाते हैं। तो जानते हैं हम लोग इनके शुरुआती जीवन के बारे में। वैसे तो इनका जो शुरुआती जीवन किस प्रकार का था, इस विषय में कोई जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन इनके जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। तो इनका जो जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 में इनका जन्म हुआ था। 19 जुलाई 1827 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश, आज का जो उत्तर प्रदेश है ना, उस समय उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नाम से जाना जाता था। मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया भी था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश काल में कौन सा क्षेत्र उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो ये उत्तर प्रदेश, लेकिन कालांतर में बाद में जब पंजाब वगैरह इनके अधिकार में आ जाता है, तो आज का जो पाकिस्तान का जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है ना, जो अफगानिस्तान से लगता है, वो बाद में फिर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत कहलाने लगा। और उत्तर प्रदेश जो कि किसी समय में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कहलाता था, वो संयुक्त प्रांत बन जाता है। तो यहां पर बलिया आज भी है ना, बलिया एक स्थान उत्तर प्रदेश में। तो बलिया में एक गांव है दुगवा, बलिया में एक गांव है दुगवा। इसको मैंने कुछ पुस्तकों में नगवा भी देखा,
दुगवा को जो है नगवा भी देखा, लेकिन दुगवा ही आप लोगों को याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया के दुगवा नामक गांव में 19 जुलाई सन 1827 को मंगल पांडे जी का जन्म होता है। इनके पिता थे दिवाकर पांडे। क्या नाम था इनके पिता का? दिवाकर पांडे। ध्यान अगर याद रखना है तो रख सकते हैं, दिवाकर पांडे इनके पिता का नाम। वही इनकी जो माता थी उनका नाम था अभय रानी। माता का क्या नाम था? अभय रानी इनकी माता। अब जैसा कि इनका जो सरनेम है पांडे लगा हुआ है ना, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये इनकी जो जाति थी ब्राह्मण थे। तो ये ब्राह्मण थे और कट्टर ब्राह्मण थे। बहुत ज्यादा मतलब उस समय ये नॉर्मल था। अधिकतर जो हिंदू होते थे वो सब कट्टर ही होते थे, जो मुस्लिम होते थे वो भी कट्टर होते थे। तो सब जो है अपने धर्म को लेकर के काफी एक वो होते थे। तो उस टाइम पे इसीलिए जो चर्बी वाले कारतूस आए ना, तो ये सब के सब भड़क जाते कि हम लोग गाय की चर्बी को मुंह नहीं लगाएंगे। तो ये ब्राह्मण थे, थोड़े कट्टर थे, जैसा कि उस समय अधिकतर लोग हुआ करते थे। अच्छा, ये जो दिवाकर पांडे थे ना, ये एक भूमिहार किसान थे। भूमिहार किसान, जो कि उस समय ब्राह्मण जमींदारों को बोला जाता था भूमिहार किसान। और अच्छे खासी इनका फैमिली था, मतलब ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा गरीबी नहीं थी। तो जो मंगल पांडे थे, ये इनका जो शरीर था, मंगल पांडे का शरीर शुरुआत से ही काफी बलिष्ठ था और शुरुआत से इनको कुश्ती वगैरह में काफी रुचि थी। और समय के साथ ही साथ जब ये युवा होते हैं, बड़े होते जाते हैं, जवान होते जाते हैं, तो काफी बलिष्ठ हो जाते हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे। और इन्होंने 1849 में 22 वर्ष की आयु में, 1849 में जब ये 22 वर्ष के थे, तब इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी करना शुरू किया। मतलब कि इन्होंने जो है 22 वर्ष की आयु में 1849 में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली थी मंगल पांडे ने। और सेना में अच्छी खासी इनकी सैलरी थी, ठीक ठाक इनको सैलरी दिया जाता था। मतलब अच्छा खासा नौकरी था, नौकरी लग गया, मतलब जैसा हम लोग बोलते हैं ना भाई, नौकरी लग गया, लाइफ सेट हो गया। तो कुछ उस टाइप से मंगल पांडे जी का भी जो जीवन है नौकरी लगने के बाद ठीक ठाक पटरी पर आ जाता है। तो ये चीजें थी। अब इनका जो जीवन है चल रहा है, जहां भी अंग्रेज भेज रहे हैं लड़ने के लिए, वहां जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक सैनिक का यही तो काम होता है ना, अपने अधिकारियों की बात मानो, जहां भी बोलेंगे जाएंगे, लड़ेंगे, यही काम होता है। तो ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। लेकिन इसी बीच क्या होता है, उधर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां भी काफी मतलब समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहे होते हैं। तो क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने सैनिकों को एक राइफल दे रही थी पहले, ब्राउन बेस। इसको काफी समय से यूज किया जा रहा था। ब्राउन बेस नामक राइफल को काफी समय से यूज किया जा रहा था, बहुत पहले से। तो ये जो है काफी पुराना हो गया था, ओल्ड हो चुका था। अब जो है इसको बदलने का समय आया, ऐसा अंग्रेजों को लगा। और अंग्रेजों ने एक नए राइफल को ब्रिटिश सेना में शामिल किया और उस राइफल का नाम था एनफील्ड। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा, एनफील्ड P53। मैंने ना पिछले वीडियोस में एनफील्ड नाम बताया है, खाली P53 मैंने नहीं बताया था, तो इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। एनफील्ड P53 राइफल, ये इसका पूरा नाम था, एनफील्ड P53, ये जो है राइफल का नाम था। अच्छा, यहां जो P53 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है, P का मतलब होगा पैटर्न, 53 का मतलब होगा 1853। मतलब ये 1853 में बना रहा होगा, 1853 में इसको पैटर्न कराया गया होगा। तो एनफील्ड P53 राइफल, इसको जो है ब्रिटिश सेना में शामिल करना तय किया जाता है। जो भी आला, जो अंग्रेजों के जो बड़े अधिकारी थे उच्च लेवल पर, तो वो लोग जो है ऐसा तय करते हैं कि अब जो है हम ब्राउन बेस जो कि पुराना है, और उसके जगह पे हम जो है एनफील्ड P53 राइफल इसको शामिल करेंगे। और इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि ये जो एनफील्ड P53 राइफल है, ये पहले से काफी अच्छा है और इसका जो निशाना है अचूक है। मतलब कि अगर आप इससे निशाना दागोगे तो निशाना लगाने में काफी आसानी होती है। मतलब कैसे करके निशाना लगाते हैं तो उस टाइम में वो हिलेगा डुलेगा नहीं, तो जो टारगेट होगा वहीं जाके लगेगा, ऐसा तर्क दिया जाता है। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि ये जो राइफल है, जो चलाने वाला जो सैनिक होगा वो भी सुरक्षित रहेगा। मतलब कि सैनिक को भी ज्यादा इसमें परेशानी नहीं होगी। एनफील्ड P53 राइफल। तो भाई इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी, तो प्रॉब्लम कहां थी? तो देखिएगा, ये जो एनफील्ड P53 राइफल था, इसको जो प्रयोग करना था ना, मतलब इसको जैसे यूज करना था, उसी में दिक्कत हो रही थी। ये था कि इसके साथ जो कारतूस मतलब जो गोली आएगी, बुलेट आएगी, तो उसको प्रयोग करने से पहले बुलेट को ऐसे दांत से उसका जो बाहरी जो
खोल होगा, जो उसका छिलका होगा, उसको ऐसे दांत से काट करके अलग करना होता था और उसके बाद उसके अंदर का जो बारूद होगा उसको राइफल की नली में ऐसे भरना होता था ऐसे, और उसके बाद फिर कारतूस को भी अंदर डाल देना होता था, उसके बाद फिर दागना होता था। तो इस तरह से इसको प्रयोग में लाना था। लेकिन क्या था कि जनवरी 1857 में सिपाहियों के मध्य एक अफवाह फैल जाता है कि इस एनफील्ड P53 राइफल के साथ जो कारतूस प्रयोग में लाया जाएगा, उस कारतूस में उसका जो छिलका है जिसको ऐसे दांत से काट के खोलना है, उसमें कुछ चिकनाई लगा हुआ था। तो सैनिकों के बीच ऐसी अफवाह फैल जाती है कि इस कारतूस में चिकनाई के रूप में जिस पदार्थ का प्रयोग किया गया है वो चर्बी है। और किसकी चर्बी है? गाय और सूअर की चर्बी है। तो ये जनवरी 1857 में इस तरह से अफवाहें उड़ना शुरू हो जाता है, मतलब कि सैनिकों के बीच में बातें होना शुरू हो जाता होगा। जब वो लोग मिलते होंगे, कुछ भी होते होंगे, अरे भाई सुना क्या तुमने, उस जो नया राइफल आया है उसके कारतूस में गाय सूअर की चर्बी लगी हुई है। बातें शुरू हो जाती है कि भाई अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखो जो गाय की जो चर्बी है वो हिंदुओं के लिए उसको स्पर्श करना तो दूर, उसको वो लोग छू भी नहीं, मतलब उसको स्पर्श करेंगे ही नहीं गाय की चर्बी को, क्योंकि गाय को माता माना जाता है हिंदुओं में। और जो मंगल पांडे हैं भाई, ये तो कट्टर ब्राह्मण हैं, तो ये कैसे गाय की चर्बी को छुएंगे और उसको मुंह से कैसे लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम बंधु थे उनमें जो सूअर है उसको हराम माना गया है, तो वो उस चीज को कैसे मुंह लगाएंगे। तो यहां पर दोनों के लिए दिक्कत थी, हिंदुओं के लिए मुस्लिमों के लिए, दोनों के लिए ही दिक्कत थी, क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, ऐसा जो है बात फैलाई जा रही थी। तो अब जो है इनके समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई कि भाई इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो इन्होंने बोला कि भाई हम लोग मना कर देंगे, अंग्रेज जो है इसको वापस ले लेंगे और पहले वाला जो है उसी को ले आएंगे या फिर कुछ नया जुगाड़ करेंगे, ऐसा ये लोग सोचते हैं। मतलब इतना बड़ा संग्राम शुरू हो जाएगा ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये चीजें होती है। अब देखिए जो अंग्रेज हैं वो अपनी तैयारी में लगे हुए होते हैं कि ये जो राइफल है इसको बहुत जल्दी ब्रिटिश सेना में बांट दिया जाए और ये जो पुराना ब्राउन बैस है उसको जो है रिटायर कर दिया जाए। तो वो लोग अपनी तैयारी में लगे हुए होते हैं और इन्होंने, अंग्रेजों ने इस नए राइफल के प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि भाई अब नया चीज आएगा किसी विभाग में, जैसे कि अभी भी अगर किसी ऑफिस में या आपके घर में भी कोई नई चीज आती है तो आप लोग उसको सीखते हैं कि भाई इसको कैसे चलाया जाए, कैसे इसको ऑपरेट किया जाए। तो घरों में जो चीजें आती है वो तो छोटी छोटी होती है, लेकिन जो ऑफिसों में, दफ्तरों में जब भी कोई नई मशीनें, कुछ भी नया चीज आता है तो उसके लिए जो उसको यूज करेगा उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब यहां पर ये जो नई राइफल आई है इसके प्रशिक्षण के लिए 3 स्थानों को चुना गया। बंगाल में दमदम, दूसरा अंबाला चुना गया और पंजाब में सियालकोट चुना गया। तो ये 3 स्थल चुने गए। इसके अलावा जहां भी ब्रिटिश सेना की छावनियां थी, ब्रिटिश सैनिक थे, मतलब ब्रिटिश सैनिक बोलने से ये मत समझिएगा कि खाली अंग्रेज सैनिक, ब्रिटिश सेना में बड़ी संख्या में भारतीय भी थे, ध्यान रखेंगे। मतलब अंग्रेज उतने नहीं थे, भारतीय ज्यादा थे। तो ब्रिटिश सैनिकों के मध्य इस राइफल को बांटना था। ये चीज जो है वो प्लान बनाना शुरू करते हैं कि भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे सिखाया जाएगा। तो अब जो है धीरे धीरे समय आना शुरू हो जाता है, सैनिकों को बताया जाता है, बाकायदा उनको परेड ग्राउंड में बुलाया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि ये नया राइफल है, इसको जो है आपको ऐसे कारतूस को ऐसे मुंह से खोलना है, बारूद को ऐसे भरना है, फिर इसको उसी में डाल देना है, फिर फायर करना है। तो ऐसा जो है सिखाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही ये जो मंगल पांडे थे जो कि 1849 में 22 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे। तो ये जो है 34वीं, ये भी पूछा जाता है, 34वीं एनआई। एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव, ये क्या लगा रहा हूं मैं, नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 34वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, मतलब ये उनके बटालियन का नाम था 34वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट इनका। तो ये कहां पर थी? तो बंगाल के बैरकपुर में, बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे जो है पोस्टेड थे। इनकी जो बटालियन थी, इनकी जो रेजिमेंट थी वो बैरकपुर में पोस्टेड थी। 34वीं एनआई काफी बार पूछा गया है। तो ये जो 34वीं एनआई
रेजिमेंट है, इसको भी जो है यह राइफल कारतूस ये चीज प्रयोग करने के लिए दिया जाता है कि आप लोग भी प्रयोग करके देखो, बाकायदा उनको दिखाया जाता है ऐसे ऐसे यूज करना है। लेकिन सैनिकों के मन में तो ये चीज भरा हुआ है कि भाई इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। देखिए जो कारतूस था ना, असल में कारतूस का जो जिस भाग को ऐसे मुंह से खोलना था वहां पर एक चिकनाई लगी हुई थी। अंग्रेजों ने ये बोला कि यहां ये चिकनाई इसलिए लगी है कि चूंकि वो ढक्कन है, जैसे ये ढक्कन है ना, ये कैप है इसका, तो इस कैप को ऐसे दांत से ऐसे खोलना होता था। तो ये जो कैप है उसमें चिकनाई लगी हुई थी। तो अंग्रेजों ने ये बोला कि ये चिकनाई इसलिए लगाई गई है ताकि ये जो कारतूस है इसको पानी और सीलन से बचा सके। तो बाद में वही चीज अफवाह बन के उड़ जाती है कि यहां पर जो चिकनाई लगाई गई है वो गाय और सूअर की चर्बी है। तो अब जो है बैरकपुर के सैनिकों को भी इकट्ठा किया जाता है परेड ग्राउंड में और उनको जो है इस कारतूस के प्रयोग के लिए आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है कि आओ आप लोग भी जो है इसका प्रयोग करो। अच्छा, ये जो मंगल पांडे है ना, इन्होंने जब ये अफवाह फैला था कि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो मंगल पांडे जी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि गाय और सूअर की चर्बी इन कारतूसों में लगी हुई है। तो ये शुरुआत में मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन 29 मार्च में इसको क्लीन कर लेता हूं पहले, अब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो 29 मार्च 1857 बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट को इकट्ठा किया जाता है और उनको जो है ये वाला कारतूस राइफल प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। अब जो है मंगल पांडे यहां पर भड़क जाते हैं, वो जो है आगे आते हैं और अपने जो सैन्य अधिकारी थे वहां पर लेफ्टिनेंट बॉग, नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट बॉग, ये उनका जो है लेफ्टिनेंट था, तो इसको जो है घायल कर देते हैं बुरी तरीके से मंगल पांडे। वैसे तो वो लेफ्टिनेंट बॉग को मारना चाहते थे लेकिन ये मरता नहीं है, बुरी तरह से घायल हो जाता है। और उसके बाद एक और अंग्रेज अधिकारी का यहां जिक्र मिलता है, मेजर ह्यूसन, ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे। कुछ पुस्तकों में ना ये दिया हुआ मिलता है कि ये जो मेजर ह्यूसन था इसकी मंगल पांडे जी ने हत्या कर दी थी और ये जो बॉग था ये बुरी तरह से घायल हो गया। तो मेजर ह्यूसन, लेफ्टिनेंट बॉग बुरी तरह से घायल हो गया और मेजर ह्यूसन ये भी यहां पर था। तो मंगल पांडे जो है लेफ्टिनेंट बॉग है, इसको बुरी तरह से घायल करने के बाद अपने साथियों को बोलता है कि भाई आप लोग कब तक अंग्रेजों की अत्याचार को सहते रहोगे, अब तो मेरे साथ आओ, मैंने बिगुल बजा दिया है, तुम लोग भी मेरे साथ आओ। लेकिन उनके जो साथी होते हैं कोई भी आगे नहीं बढ़ते हैं और इस समय तक दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी यहां पर पहुंच चुके होते हैं और वो लोग जो है स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। और इस ये जो रेजिमेंट है 34वीं एनआई रेजिमेंट, इसका जो जनरल होता है 34वीं एनआई रेजिमेंट का जो जनरल होता है वो जमादार ईश्वरी प्रसाद को आदेश देता है कि मंगल पांडे को गिरफ्तार करवाओ। तो इनका नाम भी याद रखेंगे। जमादार एक पोस्ट होता था जो अधिकतर भारतीयों को मिलता था, मतलब सिपाही से बड़ा पोस्ट होता था जमादार, हवलदार टाइप का। तो जमादार ईश्वरी प्रसाद, इनको जो है आदेश दिया जाता है कि भाई तुम जो है इस विद्रोही सिपाही को गिरफ्तार करवाओ। लेकिन जो ईश्वरी प्रसाद है ये इसका कोई उत्तर नहीं देते हैं और इस आदेश की अवहेलना करते हैं। उसके बाद जो जनरल है वो फिर सैनिकों को बोलता है कि इसको गिरफ्तार कर लो, लेकिन कोई भी सैनिक मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं आता है और लगभग सभी ने मना कर दिया एक को छोड़ करके। उसका नाम रखेंगे शेख पलटू। ये इसका नाम बड़ा अजीब है, शेख पलटू। ये जो है मना नहीं करता है, मतलब बाकी सब मना कर देते हैं कि हम जो है गिरफ्तार नहीं करेंगे मंगल पांडे जी को, लेकिन ये जो है कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो जितने भी वहां सैनिक होते हैं, जमादार ईश्वरी प्रसाद हो गए और जो दूसरे सैनिक हो गए, सिपाही हो गए, सबके सब मना कर देते हैं कि हम जो है मंगल पांडे जी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसके बाद जो है मंगल पांडे जी को थोड़ा सा मतलब बल मिलता है और वो जो है अपने सैनिकों को, अपने साथियों को आह्वान करते हैं कि भाई मेरे साथ आओ, मैंने शुरुआत कर दी है, तुम लोग भी जो है हथियार उठाओ और इनको हम लोग मारना शुरू कर देते हैं। हम लोग संख्या में ज्यादा हैं, ये लोग कम हैं, कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ। लेकिन वहां पर ना वो सैनिक मंगल पांडे जी का साथ नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करने से मना जरूर कर दिया था, मतलब वो
तैयार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। उनके मन में डर होता है कि भाई हम लोग पकड़े जाएंगे, उसके बाद हमको मार दिया जाएगा, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कुछ ऐसी चिंताएं उनके मन में रही होगी। तो वो लोग जो है चाहते हुए भी मंगल पांडे जी का साथ नहीं देते। ये जो शेख पलटू है ये यहां पर जो है गद्दारी कर देता है। तो अब जो है मंगल पांडे चूंकि और अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज सैनिक आने वाले होते हैं, तो मंगल पांडे जी को लगता है कि भाई ये लोग तो कोई साथ दे नहीं रहे हैं। तो अब मंगल पांडे जी अंग्रेज सैनिकों को आता हुआ देख करके मंगल पांडे जी क्या करते हैं, अपनी ही राइफल से खुद को गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको उतना कुछ होता नहीं है, घायल हो जाते हैं, वो मरते नहीं है। तो अंग्रेज सिपाही आते हैं और उनको पकड़ करके हॉस्पिटल ले जाके उनका इलाज करवाना शुरू कर देते हैं। देखो जो अंग्रेज थे ना उनको वहीं गोली मार सकते थे, लेकिन अंग्रेज जो है ये दिखाना चाहते थे, मतलब ऐसा कभी वो नहीं करते थे। कोई भी ऐसा विद्रोह करता ना तो उसको डायरेक्ट गोली नहीं मारते, उसको गिरफ्तार करते, बाकायदा उसके ऊपर केस चलाते और उसको खुलेआम फांसी दे दिया जाता था। अंग्रेजों की ये नीति होती थी। तो ये जो मंगल पांडे जी हैं 29 मार्च को इन्होंने विद्रोह किया, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जब इनके साथियों ने इनका साथ नहीं दिया। तो क्योंकि इनको पता लग गया था कि भाई कोई साथ तो दे नहीं रहा है, अब अंग्रेज आएंगे मुझको पकड़ लेंगे और कारागार में डाल देंगे या फांसी दे देंगे, उससे अच्छा तो मैं खुद अपने आप को गोली मार लूं। और ये ऐसा करते भी हैं, लेकिन उससे वो केवल घायल होते हैं, अस्पताल ले जाया जाता है। बाद में इनके ऊपर अभियोग चलाया जाता है, इनका कोर्ट मार्शल किया जाता है, सेना में कोर्ट मार्शल होता है। तो इनके ऊपर पूरा केस चलता है और 6 अप्रैल पूछा जाता है ये सब चीज। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। कब? 6 अप्रैल 1857 को। और इनको मृत्यु दंड कब देना तय होता है? तो 18 अप्रैल 1857 को। 18 अप्रैल 1857 को इनको मृत्यु दंड देना निश्चित किया जाता है। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि मृत्यु दंड सुनाए जाने के ठीक 2 दिन बाद, अर्थात 8 अप्रैल 1857, मतलब कि जो तिथि तय हुई थी 18 अप्रैल 1857, उसके ठीक 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को पूरी जनता के समक्ष फांसी दे दिया जाता है। तो इनको जो है फांसी पर लटका दिया जाता है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी शहीद हो जाते हैं। अच्छा, उस समय फांसी किस तरह से दी जाती थी? आप लोगों ने देखा होगा, जो अपने भगत सिंह जी हैं, बटुकेश्वर दत्त जी हैं, तो इनको जो है एक कमरे में फांसी दी जाती थी। मतलब उस टाइम पे फांसी के लिए जेल में एक कोठी होती थी, कमरा होता था, वहां पर फांसी दिया जाता था। लेकिन उससे पहले ना अंग्रेज जो है खुले में फांसी दिया करते थे पूरे जनता के सामने। क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, पेड़ पर रस्सी बांध दिया जाता था। मैं आप लोगों को एक ड्रॉ करके बताता हूं। मान लो ये पेड़ है, ये ऐसा कुछ पेड़ है, मान लो ये किस टाइप का पेड़ है, चलिए मान लीजिए कि ये पेड़ है और ये उसकी एक शाखा है। तो यहां से जो है एक रस्सी ऐसे आएगा और ये मान लो फंदा है, और यहां पर जो है आदमी को लगाया जाएगा यहां पर। अब ये जो रस्सी का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे तरफ होगा, वो किसी जानवर से बंधा हुआ होगा, इस तरफ किसी जानवर से बंधा हुआ होगा, और इस तरफ जो है फांसी के फंदे पर जिसको मृत्यु दंड देना है उसके गर्दन को फांसी के फंदे पर फंसाया जाएगा और उसका जो पैर है जमीन में ही रहेगा। अब जब उसको फांसी देने का समय आएगा तो उस जानवर को जिससे वो बंधा हुआ है, अधिकतर हाथी या बैलगाड़ी इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता था, घोड़ा उड़ा, तो उस जानवर को मारा जाता था, जिससे वो जानवर जो है आगे बढ़ता था, भागने की कोशिश करता था। अब जो जानवर जो कि रस्सी से बंधा हुआ है वो आगे बढ़ेगा तो ये जो रस्सी है खिंचाएगा और इधर से फिर वो ऊपर उठ जाएगा, तो जो भी उस फंदे से लटका हुआ रहेगा वो जो है ऊपर ऐसा लटक जाएगा और उसी से तड़प तड़प के उसकी डेथ हो जाएगी। तो मंगल पांडे जी को कुछ इसी तरह से मृत्यु दंड दी गई थी। तो मंगल पांडे जी 8 अप्रैल 1857 को वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मंगल पांडे जी ने 29 मार्च 1857 को जो चिंगारी लगाई थी वो चिंगारी बेकार नहीं जाती है, और ये जो चिंगारी है 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में विस्फोटित हो जाती है। तो ये जो है आप सारा कुछ ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, जो शुरुआत हुई थी, वो मेरठ की छावनी से हुई थी, लेकिन चिंगारी कहां से लगी थी? तो ये 29 मार्च 1857 को, क्योंकि मेरठ की छावनी के सिपाहियों के वहां के जो सिपाही थे ना, उनके समक्ष मंगल पांडे जी का उदाहरण था। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की छावनी
बाहिनी के 85 सिपाहियों ने इस चर्बी वाले कारतूसों को लेने से मना कर दिया, उन सबको बंदी बना लिया जाता है। और बाद में 10 मई 1857 को उन्हीं सिपाहियों के जो दूसरे साथी होते हैं, जो जेल के बाहर होते हैं, वो लोग फिर विद्रोह कर लेते हैं, अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं और वहां से फिर जो है विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। तो एक तरह से मंगल पांडे जी जो हैं, उन्होंने इस क्रांति में प्रेरणा की भूमिका निभाई। मतलब इन्होंने जो है आगे के जो सैनिक थे उनको प्रेरित किया कि मैं अकेला ये कर सकता हूं, तो तुम सब मिलकर के क्यों नहीं कर सकते हो। तो मंगल पांडे जी के बारे में ये सारा कुछ याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज बताना रह गया है, 1984 भारत सरकार द्वारा मंगल पांडे जी के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 1984 में। कभी भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो वो भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कर दिया करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।